बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का पाठ 4 भारतीय संस्कृति। यह एक संभाषण है, एक भाषण का अंश है जिस भाषण को दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इस भाषण के माध्यम से उन्होंने भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में एकता के दर्शन दिखाए हैं कि किस प्रकार से हम अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग पहनावे के कारण भी हम सब एक हैं। तो प्रस्तुत पाठ कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड में पाठ 4 भारतीय संस्कृति आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये एक संभाषण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा दिया गया। तो चलिए हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पाठ भारतीय संस्कृति। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरी छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आँखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। लेखक कहते हैं कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, अर्थात जो भारत के बारे में कुछ भी न जानता हो, कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत से अपरिचित हो, यदि भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करे, सफ़र करे, तो उसे इतनी विभिन्नताएं, इतनी अलग अलग जो है इस देश में इतनी जो है विविधता देखने को मिलेगी कि वो कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। क्योंकि भारत देश कई प्रांतों से मिलकर बना हुआ है और हर एक प्रांत की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग उनकी वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावे हैं। तो सहसा वह विदेशी व्यक्ति यह कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि देश का समूह है। लेखक कहते हैं जो एक दूसरे से बहुत बातों में, विशेषकर उन बातों में जो आसानी से देखी जाती हैं, बिल्कुल भिन्न है। यानी वह विदेशी व्यक्ति ऐसा कह उठेगा भारत देश के बारे में जो भारत को बिल्कुल न जानता हो। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने ही प्रकार की और इतनी गहरी नज़र आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती हैं। लेखक कहते हैं कि न केवल जो है विविधताएं, बल्कि जो प्राकृतिक भिन्नताएं हैं वह भी इतनी गहरी और जो है इतने प्रकार की नज़र आएंगी कि जो एक ही महाद्वीप में देखी जा सकती हैं। हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। लेखक कहते हैं कि हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर में मिलेंगी, तो जैसे जैसे वह व्यक्ति अर्थात वह विदेशी दक्षिण की ओर बढ़ेगा तो उसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ मिलेंगी। जब उनको छोड़कर वह समतल की ओर बढ़ेगा तो विंध्य, अरावली, सतपुड़ा जैसे जो है पहाड़ दिखाई देंगे, नीलगिरी पर्वतों की श्रेणियाँ दिखाई देंगी। समतल हिस्सों में रंग बिरंगे दर्शन देखने को मिलेंगे। पूर्व से पश्चिम तक जाने में उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, अर्थात पूर्व से पश्चिम यदि वह व्यक्ति यात्रा करता है तो उसे विविध प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। वो कहते हैं पूर्व से पश्चिम तक जाने में उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी देखने को मिलेगी। कहते हैं वो कि हिमालय की सर्दी के साथ साथ, यानी हिमालय में जो ठंड है, जो सर्दी है और जो कभी मनुष्य को गर्म कपड़ा से छुटकारा नहीं देती, यानी हिमालय में जो ठंडक देखने को मिलेगी तो वही जो है समतल प्रांतों में जलती हुई लू देखने को मिलेगी, अर्थात लू चलती हुई दिखाई देगी। अर्थात इतनी विभिन्नता है देश में, एक जगह ठंड तो एक जगह जो है लू चलती हुई दिखाई देगी। और वहीं कन्याकुमारी में वह सुखद मौसम मिलेगा कि जहाँ न तो सर्दी का अभाव, न तो सर्दी होती है और न गर्मी देखने को मिलेगी। अर्थात वहाँ का मौसम दोनों का जो है, दोनों मौसम दोनों जो है सर्दी और गर्मी का मिला हुआ होता है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। लेखक कहते हैं कि अगर असम में
असम की पहाड़ियाँ जहाँ वर्ष में 300 इंच वर्षा होती है, ऐसी पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो वहीं जैसलमेर, जैसलमेर बच्चों राजस्थान में है और असम भी हमारे देश का एक राज्य है। तो जैसलमेर जैसे ऐसी तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल भर में शायद ही 2 इंच वर्षा होती हो, यानी बहुत कम वर्षा का स्थान भी मिलेगा और बहुत अधिक वर्षा वाला स्थान भी भारत में देखने को मिल जाएगा। लेखक कहते हैं, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। लेखक कहते हैं कि कोई भी ऐसा अनाज नहीं है जो भारत देश में न उगाया जाता हो, यानी भारत देश के अलग अलग प्रांतों में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न उगाए जाते हैं और न ही कोई ऐसा फल है जो भारत में न पाया जाता हो, पैदा किया जाता हो और न ही कोई ऐसा खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ कहते हैं जो पृथ्वी के गर्भ से भीतर से निकलता है, कि पृथ्वी के भूगर्भ में अर्थात पृथ्वी की ज़मीन के अंदर गर्भ में ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो न पाया जाता हो, कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो यहाँ के जंगलों में न पाए जाते हों, यानी विविधता से भरा हुआ यह हमारा भारत देश है। जो यहाँ के यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांत के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है। लेखक कहते हैं, इसी प्रकार से यदि भारत के इस सिद्धांत की को देखना हो और यहाँ की आबो हवा का असर और देखना हो, तो यहाँ के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शरीर और मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पीन वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जो है शरीर और अलग अलग मस्तिष्क जो है के लोग होते हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। जैसे यदि इसी बात को हम उदाहरण में देखें तो उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है का रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, खान पीन अलग है। वहीं आप किसी अन्य प्रांत में चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान अलग है। वहीं आप किसी अन्य प्रांत पंजाब चले जाएंगे तो वहाँ की अलग, यानी अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग जो है लोग दिखाई देते हैं। इसी तरह लेखक कहते हैं कि इसी तरह यहाँ की जो प्रचलित भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो अभी अनगिनत हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। और इसीलिए एक मशहूर कहावत भी कहा गया है जो नीचे दिया गया है कि कोस कोस पर पानी बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कि जिस देश में कोस कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है, यानी आप किसी स्थान पर यदि जल ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो उसका स्वाद अलग होगा और यात्रा करके थोड़ी दूर पर यदि आप जाएंगे फिर वहाँ के नल का पानी जो है स्वाद अलग हो जाता है। इसीलिए कहा गया है भारत देश के लिए कि कोस कोस पर पानी बदले, कि जिस देश में कोस कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर वाणी बदल जाती है, वह देश भारत है। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से भिन्न भिन्न अलग अलग धर्म के जो मानने वाले हैं, वो सारी दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले मिलते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में यह भारत का सौभाग्य है कि बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में भारत में भी अलग अलग धर्म के लोग वो सारे देश में जो पाए जाते हैं, वह भारत में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की जो बोलियाँ हैं, वह गिनती में आसान नहीं कि कितनी प्रकार की बोली भारत में बोली जाती है, उसी प्रकार से अलग अलग धर्म के संप्रदायों की गिनती करना भी, यानी अलग अलग धर्म के मानने वालों की गिनती करना भी भारत में आसान नहीं है, क्योंकि अनेक धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। लेखक कहते हैं कि यदि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर कोई अपरिचित व्यक्ति जो भारत को न जानता हो, यदि अपरिचित व्यक्ति ये घबरा कर यह कह दे कि ये देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है और यहाँ जातियाँ नहीं बल्कि कई जातियों की समूह हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति तो भारत देश से अपरिचित है और जो व्यक्ति भारत से अपरिचित हो तो वह भारत के बारे में इतना अधिक समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को भारत जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक इसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। और एकता
और जैसे रेशम धागा भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देती है। लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत को जो नहीं जानता, यदि वह भारत को देखता है बाहरी तौर पर अपरिचित व्यक्ति, तो वो निश्चित ही समझेगा कि यह एक कई देशों का समूह है और कई जातियों का समूह है, क्योंकि ऊपर देखने से तो वो भारत देश की गहराई में जा नहीं सकता। यानी ऊपर मात्र देख लेने से वह भारत में फैली हुई एकता को, उसकी गहराई को नहीं देख सकता, उसे तो विभिन्नता ही देखने में आएगी। और विचार करके यदि देखा जाए तो इस विभिन्नता में एक ऐसी समता है और एक ऐसी एकता फैली हुई है इस विभिन्नता में कि जिसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कई सुंदर सुंदर पुष्पों को या कई सुंदर सुंदर मणियों को एक ही रेशमी धागे में पिरो दिया जाए तो वह सुंदर हार बन जाता है। उसी प्रकार से भारत देश भी विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से बना हुआ एक सुंदर हार के समान है। अर्थात जो विभिन्नता में एकता भारत देश में दिखाई देती है, वह विभिन्न प्रकार के फूलों से बनी हुई सुंदर हार के समान है। कहने का आशय यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो है वेशभूषा, अलग अलग रहन सहन के लोग एक साथ मिलजुल कर आपस में रहते हैं, तो ये एकता की बात है, विविधता में एकता। जिस प्रकार कई विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से एक सुंदर हार तैयार किया जाता है। लेखक कहते हैं जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है न हो सकता है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के मणि और फूलों से बना हुआ जो पुष्प हार होता है पुष्पों का, वह केवल स्वयं नहीं सुंदर होता, बल्कि जिसके गले में वह जाता है तो उसकी भी सुंदरता को सुशोभित करता है। उसी प्रकार से भारत देश भी है, वह केवल स्वयं सुंदर नहीं है, बल्कि वह दूसरों को भी आकर्षित करता है, दूसरों को भी अपनी सुंदरता की ओर सुशोभित करता है। लेखक कहते हैं यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ये जो भावनाएं वो कह रहे हैं, ये केवल भावना की बात नहीं है, अब ये कविता की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि भारत देश जो है अनेकता में एकता वाला देश है, विविधता में एकता का देश है भारत देश। तो ये एक ऐतिहासिक सत्य है, क्योंकि हजारों वर्षों से अलग अलग प्रकार के जो जलप्रपात और संगम स्थल हैं वह प्रकांड जो है और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में विकसित होते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग जाति संप्रदायों के व्यक्तियों से मिलकर भारत देश बना है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। लेखक कहते हैं कि भले ही इन अलग अलग नदियों का उद्गम यानी इन अलग अलग नदियों का जन्म अलग अलग स्थानों से होता है, भिन्न भिन्न हो, इनकी अलग अलग धाराएं हों, अलग अलग प्रदेश के अनुसार ये अलग अलग अनाज, अलग अलग फल और फूल पैदा करती हों, परंतु जो इनमें एक है वो है इनकी शुद्धता, वो है इनकी सुंदरता, वो है इनकी शीतलता, जो शीतल जल के रूप में बहता है और जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाते हैं। उसी प्रकार से भले ही भारत देश के लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले हों, अलग अलग वेशभूषा को पहनने वाले हों, अलग अलग बोली भाषा के हों, अलग अलग संप्रदाय के हों, अलग अलग जाति के हों, लेकिन हम में जो एकता है वह इन शीतल जल के समान है। अर्थात एकता जो है इन सबसे परे है। एकता जो है इन सभी एकता एक ऐसी चीज़ है जो हमें विविधता में भी यानी अलग रखते हुए भी हमें एक सूत्र में बांधने का काम करती है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह हैं कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे। लेखक कहते हैं कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध और शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, अर्थात हम एकता की तलाश में हैं और हमारी इच्छा है, हमारी यह अभिलाषा और हमारा यह प्रयत्न है कि हम अलग अलग इन बहती हुई नदियों में
भी उसी प्रकार से, यानी अलग अलग जाति धर्म के लोगों को भी उसी प्रकार से एक कर दिया जाए जिस प्रकार अलग अलग नदियाँ बहती हुई मिलकर आपस में एक हो जाती हैं। उसी प्रकार से अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों को भारत में एक कर दिया जाए, जिससे हमें वह अमर का तत्व यानी अमरता का तत्व मिलता रहे, अमरता का तत्व हमें प्राप्त हो सके, जो ज़माने के हज़ारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। और हमेशा, जैसा कि कवि इकबाल कह गए हैं, कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि ज़माने के हज़ारों थपेड़े बर्दाश्त करता हुआ कि हमारे भारत देश में विविध प्रकार की घटनाएं, जब से हमारा भारत देश बना है, तब से हमारे भारत देश में विविध प्रकार की घटनाएं हुई। अंग्रेज आए, मुग़ल आए और उन्होंने तमाम प्रकार से जो है हम पर गुलामी की, लेकिन इन थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए भी हमारा जो अस्तित्व है, विविधता में एकता का अस्तित्व, वह उसी प्रकार से कायम है जैसा वह पहले था। जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब, जो कि कवि हुए हैं, उर्दू के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, उन्होंने कहा है, उनकी पंक्तियाँ हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उस गीत की कुछ पंक्तियां हैं कि अभी तक हमारा नामो निशान बचा है, भले ही हमारी हस्ती नहीं मिटती, कि सदियों ये दुनिया, ये संसार हमारा दुश्मन रहा है, ये दौर हमारा दुश्मन रहा है सदियों से, परंतु फिर भी कुछ बात हम में ऐसी है कि हमारी जो हस्ती है वह मिटती नहीं, हमारा नामो निशान मिटता नहीं। ये उन्होंने भारत देश के लिए कहा था। लेखक कहते हैं, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आ जाता है कि जो विविधता में एकता है, ये नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से, यानी हजारों वर्षों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में बह रहा है और जो कभी कभी मूर्त रूप लेकर के, यानी स्वरूप ग्रहण कर करके हमारे सामने आ जाता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। लेखक कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त व्यक्ति को अपने बीच चलते फिरते देखा है, यानी एक शरीर धारण किए हुए एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हमें एकता का पाठ पढ़ाया है, एकता सिखलाई है, ऐसे व्यक्ति को हमने अपने बीच चलते फिरते देखा है, हंसते रोते देखा है, कि जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हुई हड्डियों में नया मज्जा डाल दिया है, यानी अमरत्व का याद दिलाकर उसने हमारे जो है हड्डियों में एक प्रकार की जो है आधार लाने का काम किया है। लेखक कहते हैं, हमारे मृत प्राय शरीर में, हमारा वह शरीर जो अंग्रेजों की गुलामी करते करते लगभग मृत हो गया था, मर गया था, उसमें नया प्राण फूंक दिया, हमारे मुरझाए हुए दिलों को खिला दिया उस व्यक्ति ने। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। लेखक कहते हैं कि वह अमरत्व है सत्य और अहिंसा का, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। लेखक कहते हैं, जो सत्य और जो अहिंसा, जो केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि मानव के लिए, मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया, समस्त मानवों के लिए यह आवश्यक हो गया है। लेखक कहते हैं, हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। लेखक कहते हैं कि हमने आज इस देश में प्रजातंत्र की शुरुआत कर दी। प्रजातंत्र अर्थात जो लोगों द्वारा चुना गया तंत्र हो। मैं आपको बच्चों बताता चलूँ कि यह भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय दिया था जब संविधान को लागू किया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, तब उन्होंने भाषण को दिया था। तो वो कहते हैं, हमने अपने भारत देश में प्रजातंत्र को जो है लागू कर दिया गया है। प्रजातंत्र हमारे देश में लागू कर दिया गया है, उसकी स्थापना की जा चुकी है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी और वह अपने इच्छानुसार भारत देश में अपना विकास पूरा कर सकता है और अपनी सामूहिक और सामाजिक एकता को भी बढ़ा सकता है। लेखक कहते हैं, व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास और अपनी समृद्धि चाहता है, और व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध होता है, यानी विकास और सामाजिक एकता के कारण ही व्यक्ति और समाज में विरोध उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी उन्नति और अपना विकास करना चाहता है, वही उन्नति और वही विकास दूसरे व्यक्ति के लिए जब बाधक हो जाए, उसके लिए अड़चनें पैदा करे, तो यहाँ संघर्ष पैदा होना जाहिर सी बात है। और यह संघर्ष
दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हों। लेखक कहते हैं कि यह संघर्ष भी दूर हो सकता है यदि वह व्यक्ति अहिंसा के पथ पर चलता हो। अहिंसा का पथ अगर स्वीकार करता है, लड़ाई झगड़ा न करे, तो वह जो है बाधा भी दूर हो सकती है। लेखक कहते हैं हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है कि हमारी जितनी भी संस्कृति है उसका जो मूल आधार है वह अहिंसा ही है। यानी अहिंसा पर ही हमारी सारी जो है संस्कृति निर्भर है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग और अहिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। लेखक कहते हैं कि अहिंसा का जो दूसरा रूप है वह त्याग है। कि यदि हम अहिंसा नहीं करते हैं तो अहिंसा का दूसरा जो है रूप हम त्याग के रूप में भी देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या कुछ त्याग कर सकते हैं स्वयं के लिए, स्वयं से। और दूसरा, हिंसा का दूसरा जो नाम है वह स्वार्थ है कि यदि आप स्वार्थ करते हैं, केवल अपना हित चाहते हैं, तो आप हिंसात्मक व्यक्ति हैं, हिंसा कर रहे हैं, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। यदि आप स्वार्थ करते हैं तो स्वार्थ व्यक्ति वस्तुओं के उपभोग के लिए करता है, और अगर भोग के रूप में आप स्वार्थ करते हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही अलग कर दिया है और भोग भी त्याग में ही पाया है। लेखक कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति, उसने भोग भी को भी त्याग से निकाल दिया है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, श्रुति कहती है, ऐसा जो है श्लोक कहते हैं, तेन तक्तेन भुज्यथा। इसका अर्थ यह होता है, तेन तक्तेन भुज्यथा, अर्थात जो है त्याग वही करता है जिसने उपभोग कर लिया हो, जिसने भोग किया है वही त्याग कर सकता है। तेन तक्तेन भुज्यथा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। कि लेखक कहते हैं कि इसी के द्वारा तेन तक्तेन भुज्यथा, वही त्याग कर सकता है जिसने उपभोग किया हो। इसी के द्वारा हम व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का विरोध समाप्त कर सकते हैं, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध समाप्त कर सकते हैं, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को हम इसी के द्वारा मिटा सकते हैं। वो कहते हैं हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। यानी हमारी सारी जो नैतिक चेतना है इसी तत्व से ओतप्रोत है कि तेन तक्तेन भुज्यथा। वही व्यक्ति भोग कर सकता है, वही व्यक्ति त्याग सकता है जिसने उपभोग किया हो। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने देश में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिला दिया। और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के ज़ोर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। लेखक कहते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि हमारी जो नैतिक चेतना है वह तेन तक्तेन भुज्यथा, त्याग वही कर सकता है जिसने उपभोग किया से ओतप्रोत है। इसीलिए हमने विभिन्न धर्म के लोगों को, हमने अपने विचारधाराओं को उनको स्वतंत्रतापूर्वक बहने दिया कि विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जो भारत देश में पनप रही हैं उनको स्वतंत्रतापूर्वक बहने दिया जाए। हमने भिन्न भिन्न धर्म के संप्रदायों को स्वतंत्रतापूर्वक पनपने दिया और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया, भारत देश में विकास करने दिया उनको। भिन्न भिन्न देश के लोग को अपने अपने देश में अभिन्न भाव से हमने मिला लिया और उनकी संस्कृतियों को अपने में मिलाया और स्वयं को उनमें मिला दिया। देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के ज़ोर से नहीं, बल्कि हमने सौहार्द और प्रेम से स्थापित किया। यानी देश और विदेश में जो प्रेम है, एक सूत्रता है, और विभिन्न देश के लोग जो भारत में आकर रह रहे हैं वह केवल और केवल प्रेम और सौहार्द की वजह से दूसरे के हाथों और पैरों पर घर और संपत्ति की ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया, उसके हृदयों को जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि हमने किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर पर, घर और संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया। अर्थात किसी व्यक्ति के ऊपर हमने ज़बरदस्ती उस पर अपने अधिकार या उस ज़बरदस्ती उस पर अपने जो है ज़बरदस्ती कब्जा करके उस पर अपने अधिकार नहीं थोपे, बल्कि हमने उस व्यक्ति के हृदय को जीता है। वह वजह से प्रभुत्व है। यानी अगर हम प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हुए हैं तो केवल और केवल हमने उनके हृदयों को जीता है, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है। लेखक कहते हैं आज भी बहुत अंशों में यह चेतना कायम है, और जब हम स्वयं उस चेतना के बहुत अंशों को भूलते जा रहे हैं, और दुखद बात यह है कि हम
स्वयं उस चेतना के बहुत अंशों को भूलते जा रहे हैं आज के समय में। तो बच्चों, आज के लिए हम अपना पाठ बस यहीं पे पढ़ते हैं, चूँकि पाठ बड़ा है तो इसको हम 2 भागों में कर पढ़ेंगे। तो ये इस पाठ का पहला भाग है, इसके दूसरे भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, और जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें। और यदि कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।